नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वेनेजुएला में 2 तेज भूकंप के झटकों में कम से कम 32 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग हुए घायल। अंतरिम राष्ट्रपति ने दी जानकारी। ला गुआइरा राज्य भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर कहा, आपातकाल संविधान पर था सीधा आघात। पीएम मोदी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। तारातला हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 9। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 5 लोग गिरफ्तार। जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद की घोषणा। भारत की अध्यक्षता में आज से गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने पर हो रहा है मंथन। फीफा विश्व कप में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में बनाई जगह। मोरक्को, स्विट्जरलैंड और कनाडा भी नॉकआउट में पहुंचे। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि वेनेजुएला में भूकंप से 32 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, भूकंप के कारण 700 लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने ये जानकारी साझा की है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। वेनेजुएला में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और भूकंप के कारण 700 लोग यहां पर घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने ये जानकारी साझा की है। वेनेजुएला से ये बड़ी खबर है, जहां पर भूकंप के 2 बड़े झटके 2 बार महसूस किए गए। 7.2 और 7.5 तीव्रता का ये भूकंप आया। मृतकों की संख्या भी यहां पर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के 20 आफ्टर शॉट्स भी यहां पर झेले गए हैं। तो आपको बता दें कि 20 आफ्टर शॉट्स भी यहां पर आए और वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। 2 भूकंप के बाद 20 आफ्टर शॉक्स। ला गुआइरा राज्य भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में भी राहत और बचाव कार्य बता रहे हैं कि किस तरह से तेजी के साथ लोगों की जान बचाने का काम शुरू किया गया। ला गुआइरा में 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें गिरी हैं। तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं जो वेनेजुएला से आई हैं, जहां पर इमारतें ढहने की तस्वीर है। लोग अपना बचाव करते, अपनों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। माइकेतिया एयरपोर्ट नुकसान के बाद बंद कर दिया गया है। विमानतल को बंद किया गया है और आपातकाल की घोषणा भी की गई है। काराकास के पास स्थित है माइकेतिया एयरपोर्ट, जिसे बंद किया गया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास। और आपको बता दें कि 7.2 और 7.5 तीव्रता का तेज भूकंप वेनेजुएला में आया है। राहत बचाव कार्य लगातार यहां पर जारी है। इमरजेंसी की घोषणा भी की गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घायलों का उपचार अस्पताल में हो रहा है। मृतकों की संख्या भी यहां पर लगातार बढ़ रही है, यानी कि एक भीषण आपदा यहां पर देखने को मिली है। तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी ने इस भूकंप से जुड़ी हुई जानकारी साझा की है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इमारतें ढह गई हैं और डरे सहमे कई लोग घरों से बाहर निकलते हुए अपनी जान माल की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है।
इसके कारण कई शहरों में इमारतों को खाली कराना पड़ा है और इसके झटके करीब 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन तक महसूस किए गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना तेजी से यहां पर लोगों को प्रभावित करता हुआ नजर आया। इसका केंद्र अगर देखें तो देश के कैरेबियाई तट पर स्थित मोरोन के पश्चिम में जमीन के भीतर 13 किलोमीटर की गहराई में था। तो वेनेजुएला में एक तरह से जलजला, जहां पर भूकंप आया 7.2 और 7.5 तीव्रता के साथ। राहत बचाव कार्य, लोगों की जान बचाने का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जगह काराकास से करीब 168 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। यूएसजीएस ने ठीक 1 मिनट बाद 7.5 तीव्रता के दूसरे और अधिक शक्तिशाली भूकंप की सूचना दी, यानी कि एक के बाद एक 2 बार भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र मोरोन से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई में था। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार देर रात राष्ट्र के नाम एक संक्षिप्त संबोधन में कहा कि इन भूकंपों के कारण कई राज्यों में नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए घरों, इमारतों, घायलों या फिर मौतों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया है, क्योंकि फिलहाल प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। उन्होंने कहा कि भूकंप ने देश के मुख्य हवाई अड्डे सिमोन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उसे बंद करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। उन्होंने देश के सभी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से भी अपील की है कि वो घायलों की मदद के लिए तुरंत अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर पहुंचें। राजधानी काराकास में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बचाव दल ढही हुई इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। वीडियो में काराकास में एक ढही हुई इमारत के मलबे से एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालते हुए भी देखा जा रहा है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कितनी तीव्रता के साथ राहत और बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है। फाल्कन प्रांत के गवर्नर विक्टर क्लार्क ने कहा है कि 32 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना के 4 घंटे से अधिक समय बाद भी 15 लोग मलबे में फंसे हुए हैं। वेनेजुएला में एक सदी से भी अधिक समय में आए इन सबसे शक्तिशाली भूकंपों के झटके शाम 6 बजे के बाद महसूस किए गए। काराकस में भूकंप के झटकों से इमारतें हिलने लगी तो लोग घबराए और घबराकर बाहर निकल आए। लंबे समय तक खुले स्थानों पर लोग मौजूद रहे। इमारतों की पूरी दीवारें ढह जाने के बाद कई लोगों के चेहरे पर दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। राजधानी के 2 इलाकों में धूल के गुबार भी उठते नजर आए। ये ऐसे व्यस्त क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर रेस्तरां और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों में काफी चहल पहल रहती है। इमारतें ढहने, बिजली के खंभे गिरने और मलबे के कारण सड़कें भी अवरुद्ध हो गईं। राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से ठप हो गया। वेनेजुएला के कई इलाकों में मोबाइल फोन नेटवर्क ठप हो जाने से लोगों की चिंताएं और भी बढ़ गईं। तो वेनेजुएला के गृह मंत्री दियोसदादो काबेलो ने कहा है कि भूकंप के झटके कई राज्यों में महसूस किए गए होंगे। उन्होंने बताया कि काराकस के अल्टामिरा इलाके में मकानों और इमारतों के ढहने के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी आशंका है। उन्होंने वाहन चालकों से एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रास्ता देने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, एक दूसरे से संपर्क में रहें और ये सुनिश्चित करें कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वेनेजुएला में 700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इमरजेंसी की घोषणा की गई है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहत सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर संभव मदद के लिए तैयार है और सभी सरकारी एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वेनेजुएला में आए भूकंप को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से अत्यंत दुखी हूं। भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों, विशेष रूप से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दीपक रावत जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, घायलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राहत और बचाव कार्य किस तरह से गति पकड़ता हुआ अब नजर आ रहा है वेनेजुएला में? जी देखिए, राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। वेनेजुएला की अगर बात की जाए, खास तौर पर काराकास जो राजधानी है वहाँ पर ये तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई जगह है तो राजधानी ही है। ऐसे में सबसे पहले कोशिश ये की गई, जो तमाम रास्ते थे जो अवरुद्ध हुए पड़े थे उनको क्लीन किया गया, ताकि जो मदद है वो उन जगहों तक पहुँच सके जहाँ पर मलबा ज़्यादा गिरा हुआ है, ज़मीन के ऊपर मलबा है और जहाँ पर लोग दबे हुए हैं वहाँ तक जो है वो राहत बचाव दल जो है वो पहुँच सके, पहले उसकी कोशिश की गई। काफ़ी हद तक सड़कें जो है वो जो अवरुद्ध थी उनको खोला गया है, बचाव दल वहां तक पहुंच पाया है। कोशिश सबसे पहले यही की जा रही है, प्राथमिकता इस बात को दी जा रही है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको निकाला जाए। उसके लिए स्थानीय प्रशासन तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। जो जिनके चित परिचित, जिनके परिजन जो हैं उनको पता है कि वो उस मलबे के नीचे दबा हुआ है तो बता रहा है, जानकारी दे रहा है, फिर वहां पर जो है वो उस मलबे को हटाने की कवायद चल रही है। भूकंप इतना ज़्यादा था, इतना तेज तीव्रता का था कि लोगों को संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। 7.2 तीव्रता का भूकंप पहले आता है और उसके कुछ सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है, यानी कि बैक टू बैक बहुत तेज तीव्रता के भूकंप आते हैं, और वो भी वेनेजुएला जैसे इलाके में जो कि काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। इससे पहले भी बड़े बड़े भूकंप वेनेजुएला झेल चुका है। 126 साल पहले बहुत भयानक भूकंप आया था, बड़ी त्रासदी हुई थी। 1967 में भी एक बड़ा भूकंप आया था जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। और अभी का आंकलन जो US जियोग्राफिकल सर्वे है उसकी तरफ से जो आंकलन किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। घायलों की संख्या भी सैकड़ों में हो सकती है, लेकिन कोशिश जो है लगातार की जा रही है। अमेरिका ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो हर संभव मदद है वो अमेरिका की तरफ से पहुंचाई जाएगी, चाहे वो राहत बचाव के लिए मदद हो, चाहे वो दूसरी तरीके से वहाँ से लोगों को निकाल कर किसी दूसरी जगहों अस्पतालों में शिफ्ट करना, उस तरह की मदद भी दी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है, अपनी संवेदना, अपना दुख प्रकट किया है और सीधे तौर पर उन्होंने भी कहा है कि हर संभव मदद जो है भारत की तरफ से भी दिया जाएगा। और इसी तरह से कई देश जो हैं सामने आ रहे हैं वेनेजुएला की मदद के लिए। भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो इसका असर, जैसा कि आप भी बता रही थी, कि पड़ोसी देशों पर भी पड़ा है, चाहे वो आप बात करें कि ब्राज़ील तक इसका जो है इम्पैक्ट वो देखा गया है, कोलंबिया में इसका इम्पैक्ट देखा गया, वहाँ सायरन बजने लगा। और कैरिबियाई देशों की अगर बात करें, इसके आसपास के देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर सुनामी का अलर्ट भी है, यानी कि जो भूकंप आया है उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। 20 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स अब तक देखे जा चुके हैं और उसके बाद महसूस किए जा चुके हैं। उसके बाद जो है अलर्ट भी लगातार जारी किया गया, खासतौर पर राजधानी काराकास के इलाके में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है इमारत के भीतर ना रहे, वो बाहर रहे, अपने को सुरक्षित जगह पर रखे, अपने परिजनों को अपने साथ रखे। जो तमाम जो प्रशासनिक लोग वहाँ पर मदद के लिए मौजूद हैं उनके साथ रहें, जिस चीज़ की भी ज़रूरत उनको महसूस होती है वो उनसे मदद ले सकते हैं। कोई घायल अगर उनको नज़र आता है, कोई दबा हुआ नज़र आता है तो उस तक मदद पहुँचाएँ, उस तक प्रशासन के लोगों को अलर्ट करें, और ताकि तमाम कोशिशें की जा सके लोगों को बचाने की। दीपक, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो क्या क्या एडवाइजरियां लोगों के लिए जारी की गई है? एडवाइजरी, स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, इमरजेंसी की बात कही गई है, और लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? जी, सीधे तौर पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी, उनकी तरफ से जब संबोधन किया गया था उसी में साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है, और जब नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी जो सेवाएं हैं वही एक तरीके से काम करती हैं, बाकी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। सीधे तौर पर स्कूल, कॉलेजेस और तमाम चीज़ों की बात करें तो इनको बंद रखा गया है, उनको चलाने की स्थिति उस वक्त मौजूद वहाँ पर है भी नहीं, और तमाम दफ्तर जो हैं वो कई तो दफ्तर की जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर चुकी हैं, तो दफ्तर भी वहाँ पर नहीं चल पाएंगे। तो सीधे तौर पर भयानक तबाही जो है
वो वेनेजुएला ने झेली है। कल शाम अगर बात करें स्थानीय समय के अनुसार, और उससे उबरने की लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि घायलों तक मदद पहुंचे, और प्रशासन और सरकार की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा गया है कि उनको भी ध्यान देना होगा। खास तौर पर राजधानी का जो क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं बता रहा हूँ, काराकास, जहाँ पर कि मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें ढही हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं, उस इलाके में आफ्टर शॉक्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर खुद को रखें, अपने पास खाने पीने के सामान को रखें। अगर खाने पीने का सामान उनके पास नहीं है तो जो वहाँ पर लोकल प्रशासन मदद के लिए पहुँचा है उसके पास पहुँचें, उससे खाने पीने का सामान ले लें, और अपने साथ जो दवाइयाँ हैं वो भी साथ में रखें। और अगर कहीं से भी किसी तरह की सूचना उनको मिलती है, अगर किसी परिचित से उनको जानकारी मिलती है किसी के भी जरिए कि वो वहाँ पर फंसा हुआ है, तो उसकी भी जानकारी को तुरंत जो वहाँ पर बचाव दल है उस तक पहुँचाए, ताकि उन तक भी मदद जो है वो पहुँचाई जा सके। तो ये तमाम जो हिदायतें हैं, ये तमाम जो एक तरीके से एडवाइजरी है, वो वहाँ के प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई हैं, और कोशिश लगातार की जा रही है कि हर संभव मदद जो है वो जो पीड़ित हैं उन तक पहुँचाई जा सके। बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इधर जापान के उत्तरी हिस्से में आज सुबह 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई क्षेत्रों में तेज झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट के पास था और इसकी गहराई लगभग 50 किलोमीटर दर्ज की गई। भूकंप के प्रभाव से आओमोरी प्रांत में ऊपरी 5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई और शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एयर इंडिया ने वाराणसी से देश की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा इजी कनेक्ट की शुरुआत की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इस सेवा का उद्घाटन किया। पहली इजी कनेक्ट उड़ान AI1111 वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। इस उड़ान के यात्री दिल्ली के रास्ते दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू और फुकेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए रवाना हुए। नई व्यवस्था के तहत यात्री अपने गृह शहर के हवाई अड्डे पर ही चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके बाद वो दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे हब एयरपोर्ट पहुंचकर बिना दोबारा इमिग्रेशन या कस्टम्स प्रक्रिया से गुजरे सीधे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सवार हो सकेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल से यात्रियों का समय बचेगा, एयरलाइंस की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और बड़े हवाई अड्डों पर दबाव कम होगा। साथ ही क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बेहतर उपयोग और रोजगार सृजन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी से सफल शुरुआत के बाद भारत सरकार कई शहरों से इस सेवा का विस्तार करने की तैयारी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच से भारत विमानन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। I'd like to especially thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for spearheading this. He is the one who has brought a revolution in the civil aviation sector in the last 12 years.
with his Udan scheme and the multiple reforms that have been done in this sector, India has become the third largest domestic aviation hub in the whole world. Now we want to take it to the next level. We have come up with this SOP now at airports so that we can have the hub and spoke operations running seamlessly in the country. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में इस सेवा को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि वाराणसी में बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और इसीलिए यहां से इस सेवा को शुरू किया गया। We are going to strengthen these operations in the coming days, and Varanasi seemed to be the best place to start with because it fits the whole hub and spoke model beautifully. Varanasi is a destination where there is a huge demand for people to connect to within the country and outside the country also. ग्राफिक के जरिए जरा आपको समझाते हैं कि हब एंड स्पोक मॉडल आखिर है क्या, जिसे लॉन्च किया गया है। इससे इजी कनेक्ट सेवा शुरू की गई है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई शुरुआत हुई है। इसके माध्यम से वाराणसी से पहला हब एंड स्पोक को लॉन्च किया गया है। भारत में नई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रणाली लागू की गई है। तो इजी कनेक्ट सेवा की एक तरह से ये शुरुआत है। वाराणसी से इसका लॉन्च किया गया है। भारत में नई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रणाली इसके माध्यम से लागू की गई है। एयर इंडिया ने शुरू की है इजी कनेक्ट सेवा और नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। AI 11111111 पहली उड़ान वाराणसी से रवाना हुई है। यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी सुविधा इसके माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी और यही सरकार की मंशा भी है कि कैसे कनेक्टिविटी को आसान बनाया जाए, सुविधाजनक बनाया जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों से कनेक्टिविटी इसकी होगी, कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। कई सारे शहर जो अंतर्राष्ट्रीय शहर हैं वो आपस में जुड़ेंगे और क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स का जो उपयोग है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स का उपयोग बढ़ाने पर साफ तौर पर सरकार का फोकस है, जोर है और कई शहरों से सेवा का विस्तार करने की तैयारी भी सरकार की है। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये एक नई और बड़ी शुरुआत है। आखिर क्या है हब एंड स्पोक मॉडल, इसको जानते हैं। यात्री ओरिजिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पूरा कर सकते हैं और हब एयरपोर्ट पर दोबारा इमिग्रेशन उनको नहीं करना होगा, यानी कि आपका जो सफ़र है वो सुविधाजनक होगा और समय की बचत भी करेगा। ट्रांजिट प्रक्रिया तेज़ और आसान होगी इसके माध्यम से। और इतना ही नहीं, हब पर केवल कनेक्टिंग फ्लाइट ही आपको मिल सकती है। तो हब पर केवल कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, लेकिन आपके समय की सीधे तौर पर बचत होती हुई नजर आएगी। यात्रा अनुभव जो है वो आपका और भी अधिक सुगम होता हुआ नजर आएगा, सुलभ और सुविधाजनक होगा। सभी कागजी काम पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे, यानी कि जो कागजी आपकी खानापूर्ति है उसे पहले पूरा कर लिया जाएगा और बार बार आपको ये प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। यात्री ओरिजिन इमिग्रेशन पर खासतौर पर ख्याल रखा गया है। हब एयरपोर्ट पर दोबारा इमिग्रेशन आपको नहीं कराना होगा। यात्रियों को क्या क्या इससे लाभ मिलेगा ये भी अब जानते हैं कि छोटे शहरों से सीधी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सुविधा की ये शुरुआत है। समय की बचत और तेज कनेक्टिंग सफ़र इससे यात्रियों को मिलता हुआ नजर आएगा। इमिग्रेशन और कस्टम्स शुरुआत में ही ये पूरे हैं। बार बार चेकिंग और लाइन से आपको इससे राहत मिलेगी। आपको बार बार चेकिंग नहीं करानी होगी। बैगेज ट्रांसफ़र बगैर किसी भी रुकावट के पूरा हो सकता है। यात्रा अनुभव अधिक आरामदायक और आसान होगा, सुविधाजनक होगा। तो बैगेज ट्रांसफ़र बगैर किसी रुकावट के पूरा हो सकता है इसके माध्यम से। और अब हब एयरपोर्ट पर भीड़ भी कम होगी इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस सुविधा के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और भी अधिक सुलभ होगी और साथ ही साथ सस्ती भी होगी। जी हाँ, यात्रा न केवल आपकी सुविधाजनक होगी बल्कि उसको सस्ती भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। कैसे यात्रियों के सफ़र को आसान बनाया जा सकता है, इस पर खास तौर पर सरकार का फोकस है और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे इजी कनेक्ट किया जा सकता है, इसको लेकर के काम किया जा रहा है। तो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये एक नई शुरुआत है। आपको बता दें कि वाराणसी से पहला हब एंड स्पोक लॉन्च किया गया है। बैगेज ट्रांसफ़र बगैर रुकावट के पूरा होगा, जिससे यात्रियों को सीधे सीधे लाभ और सीधे सीधे फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और ये आपको बता दें कि देश की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा है, जिसकी शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्री ने की है। यात्रा अनुभव अधिक आरामदायक और आसान बनाना सरकार का फोकस है और इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है, दुनिया के तमाम जो देश हैं, शहर हैं, उनको कैसे कनेक्टिविटी के लिहाज से जोड़ा जा सकता है, इस पर काम किया गया है। समय की बचत और तेज़ कनेक्टिंग सफ़र पर
फोकस है और यात्रियों को इससे सीधे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। एयर इंडिया ने वाराणसी से इसकी शुरुआत की है, हब एंड स्पोक मॉडल की इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इसे लॉन्च किया है। इजी कनेक्ट सेवा की शुरुआत हुई है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये एक नई शुरुआत है। एयर इंडिया ने शुरू की है इजी कनेक्ट सेवा, जिसका लाभ अब भारत के यात्री और साथ ही साथ भारत आने वाले यात्रियों को भी सीधे सीधे मिलता हुआ नजर आएगा। भारत में नई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रणाली को लागू किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। एयर इंडिया ने इजी कनेक्ट सेवा की शुरुआत की है। यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी सुविधा किस तरह से प्रदान की जा सकती है, इस पर खास तौर पर फोकस है और इसी दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में इसे शुरू किया गया है। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये एक नया चैप्टर, नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आया। यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने का सीधे सीधे लक्ष्य है, फोकस है। क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर है। कैसे जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स हैं उनको और भी सुगम बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है, ताकि यात्रियों की आवाजाही उनके क्षेत्रीय एयरपोर्ट से सुलभ हो, आसान हो, सुविधाजनक हो और वो अपने आसपास के क्षेत्र से ही विमान के माध्यम से उड़ान भर सकते हैं और अपना सफ़र तय कर सकते हैं। क्या है हब एंड स्पोक मॉडल, ये एक बार ग्राफिक के जरिए जानिए। यात्री ओरिजिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पूरा करेंगे और हब एयरपोर्ट पर दोबारा इमिग्रेशन उन्हें नहीं करना होगा। यानी कि यात्रियों को परेशानियों से बचाना है, यात्रियों के समय की बचत करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को, पूरे मॉडल को तैयार किया गया। ट्रांजिट प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जा सकता है, खास तौर पर इस मॉडल में इसका फोकस है। हब पर केवल कनेक्टिंग फ्लाइट ही आपको मिलेगी। यात्रा अनुभव आपका और भी सुगम होगा, कुशल होगा, आरामदायक होगा। सभी कागजी काम पहले ही पूरे हो जाएंगे और बार बार आपको कागजी काम नहीं करने होंगे। छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनसे सीधी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सुविधा देने पर सरकार का फोकस है और इसी कड़ी में ये एक मील का पत्थर सरकार ने रखा है। इस नए चैप्टर की शुरुआत, नए अध्याय की शुरुआत की है। इमिग्रेशन और कस्टम्स शुरुआत में ही पूरे कर लिए जाएंगे, यानी कि बार बार आपको एक ही प्रक्रिया से होकर के नहीं गुजरना होगा। एक बार आप एक प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो फिर आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर सकते हैं, बार बार उस प्रक्रिया को नहीं अपनाना होगा। बैगेज ट्रांसफर बगैर किसी रुकावट के आप पूरा कर सकते हैं। इस पूरी खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। हरिकेश, वाराणसी के लिए आज एक बड़ा दिन और सिर्फ वाराणसी के लिए नहीं बल्कि वाराणसी के माध्यम से देश भर के लिए एक बड़ा दिन कह सकते हैं इस मॉडल के साथ। देखिए, वाराणसी से शुरुआत होना ही एक तरह से कहिए तो पूरे देश के लिए, विदेश के लिए, जो विदेशों में लोग रहते हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है, एक बड़ी सुविधा है। और ये इतनी अच्छी सुविधा है कि अगर वाराणसी जैसे एयरपोर्ट से जो लोग आसपास के लोग हैं वो वहां पे अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो अगर वाराणसी से दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है तो इसकी सुविधा यात्रियों को मिलेगी। इसको स्पोक एंड हब के माध्यम से जो केंद्रीय मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री, उन्होंने शुरुआत की यहाँ से। और एक बड़ी बात और है कि वाराणसी में जो एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण हो रहा है, जिससे बहुत सी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो चलती हैं, इसके अलावा और संख्या बढ़ेगी उनकी। लेकिन जो ये सुविधा दी जा रही है इसका लाभ वाराणसी, उसके आसपास के जिले, पूरा पूर्वांचल, बिहार और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका आता है, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका आता है, जिसके बहुत से यात्री आते हैं वाराणसी से प्लेन पकड़ने के लिए। तो उनको एक फायदा ये होगा कि एक बार अगर जब अपना सामान लगेज चेक इन करा लेंगे, खुद को चेक इन करा लेंगे, तो बार बार जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पे जाके जो उनको असुविधा होती है, जिसमें टाइम खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है, उसकी बचत होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनके लिए, उनके पैसेंजर्स हैं, उन सुविधाओं में बढ़त हासिल होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आपको इनका एक पार्टी ने और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको एक ट्रेनिंग भी दिया है कि किस तरह से इसमें जो हब का काम है, जिससे सुविधा नहीं है, जो जांच करनी है वो, और लगेज कैसे ट्रांसफर करना है। अगर वाराणसी से कोई चलता है और अगर उसका डेस्टिनेशन कहीं लंदन है या यूएस के किसी एयरपोर्ट पे है तो उसको लगेज यहाँ लेना है, लगेज फिर जो डेस्टिनेशन वहां मिल जाएगा।
हरिकेश, इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जब भी किसी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की शुरुआत होती है तो यात्रियों का सफर तो आसान होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ते हैं, आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी होता है। जी बिल्कुल। एयरपोर्ट्स में जैसे अभी वाराणसी में ही विशाल कॉरिडोर का जब प्रधानमंत्री यहाँ के सर हैं, उन्होंने जब इसका विस्तारीकरण हुआ, कि भारी संख्या में हुआ है। कुछ दिन पहले वाराणसी एयरपोर्ट ने यह जानकारी भी दी कि संख्या लाखों में पार कर जा रही है, जो वर्ष की जो उनका आंकड़ा है। तो ये जो यात्री बढ़ेंगे, वाराणसी एयरपोर्ट पे आएंगे, तो जो गाड़ी वाले हैं, जो आसपास होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे हैं, या जो जिस भी तरह का रोजगार आसपास एयरपोर्ट के हो रहा है, खासतौर से आप कह सकती हैं कि जो उद्योग है, इस भी बढ़ावा मिल रहा है कि फ्लाइट का टाइम की समय। बिल्कुल हरिकेश, समय की बचत होगी और साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा भी इस तरह की जब पहल होती है तो मिलता हुआ नजर आता है। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। सिर्फ चंकी चाट। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड के ढहने से हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 पहुंच गई है। वहीं SSKM अस्पताल में 25 लोगों का इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने गोदाम के मालिक शंभुनाथ बेहरा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमल सामंत और सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार के अलावा दिवाकर भंडारी, अब्दुल हामिद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इन्हें एक मृत मजदूर के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जॉयसूर्या मुखर्जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। सेना, NDRF, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल दुर्घटना स्थल के पश्चिमी हिस्से में मलबा हटाकर बचाव अभियान जारी है। NDRF ने बताया कि पश्चिमी हिस्से के मलबे में फंसे 4 लोगों की पहचान कर ली गई है। आशंका है कि कई अन्य लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। बचाव दल के सूत्रों के अनुसार मलबे के नीचे दबे कई लोगों के मोबाइल फोन अभी भी चालू हैं। उन मोबाइल के टावर लोकेशन ट्रैक करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मलबे के किस हिस्से में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। NDRF की दूसरी बटालियन के कमांडेंट मनीष रंजन ने बताया कि हमने अब तक 16 पीड़ितों को बाहर निकाला है, 5 बेहोश पीड़ितों को बचाया गया और 4 पीड़ित अभी भी फंसे हुए हैं। हमने उन तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। भारत आज से ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक और सहयोग पर खास तौर पर फोकस, ऊर्जा सुरक्षा पर इस बैठक के दौरान मंथन, हरियाणा के गुरुग्राम में ये बैठक आयोजित हो रही है। ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की ये 11वीं बैठक है। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा है कि इस सेंटर का लॉन्च ब्रिक्स एनर्जी कॉर्पोरेशन में एक ज़रूरी कदम है। ये कोलैबोरेशन को मजबूत करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, भरोसेमंद और फ्यूचर रेडी एनर्जी सिस्टम बनाने के कॉमन कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने दुनिया भर के पावर सिस्टम की बढ़ती चुनौतियों पर भी बात की और कहा कि आज जब रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन का एक सेंट्रल हिस्सा बन गई है,
तो ये अप्रोच बदल रही है। I warmly welcome all delegates to India. The launch of this center marks an important step in BRICS energy cooperation. It reflects our shared commitment to strengthen collaboration, promote innovation, and build reliable and future-ready energy systems. In recent years, power systems across the world have faced growing challenges. Rising electricity demand, extreme weather events, cyber risks, and changing patterns of electricity generation and consumption are reshaping the energy sector. केंद्रीय मंत्री ने एनर्जी क्षेत्र के भविष्य पर बात करते हुए कहा कि फ्यूचर में ग्रिड रियल टाइम डिमांड को मैनेज करेगा। उन्होंने बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने, एनर्जी स्टोरेज को सपोर्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए कंज्यूमर्स को एम्पावर करने पर भी अपने विचार रखे। Today, with renewable energy becoming a central part of energy transition, this approach is changing. The variability of renewable energy requires electricity networks to become more flexible, intelligent, and interconnected. The grid of the future will do much more than transmit electricity. It will manage real-time demand, integrate large amounts of renewable energy, support energy storage, and empower consumers through digital technologies. In this transformation, smart grids and energy storage are becoming essential components of the modern energy infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल मंचों के जरिए लोगों से धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे मामलों में सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी ने ये टिप्पणियां साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के दौरान की। डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने यह समीक्षा प्रगति की 52वीं बैठक में की। प्रगति एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच है जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एक साथ जोड़कर सक्रिय शासन व योजनाओं को समय पर लागू करना है। तो एजेंसियों के बेहतर समन्वय पर इस बैठक के दौरान जोर दिया गया और इसके साथ साथ पीड़ितों को भटकने से बचाने की बात भी कही गई कि कैसे पीड़ितों को भटकाव से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। स्पष्ट जवाबदेही और त्वरित प्रतिक्रिया बहुत ही जरूरी है, इस पर भी जोर दिया गया। साइबर अपराध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाया है और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र भी यहाँ पर किया है। व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के दौरान नजर आए। वित्तीय नुकसान रोकने को समयबद्ध कार्रवाई करने पर भी उन्होंने जोर दिया है। शिकायत निवारण तंत्र बनाने को और इस तंत्र को और भी मजबूत करने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। साइबर धोखाधड़ी के मामले तेजी से दर्ज करें राज्य, यानी कि राज्यों से भी कहा गया है कि इस तरह के जो मामले हैं उनको त्वरित संज्ञान उनका लिया जाए। और इसके साथ साथ डिजिटल धोखाधड़ी जो बढ़ रही है उस पर प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान चिंता व्यक्त की है। साइबर अपराध शिकायतों की समीक्षा भी यहां पर की गई है। प्रगति की बैठक यानी कि ये 52वीं बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रगति की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, औद्योगिक विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा, समय सीमा, अंतर एजेंसी समन्वय, मुद्दों के समाधान और समय पर काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता और उद्योग भी समय पर मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों से लंबित मुद्दों को युद्ध स्तर पर हल करने और उच्चतम स्तर पर इसकी करीबी निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा। मंत्रालयों राज्यों को करीबी निगरानी रखने के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए। पीएम गति शक्ति प्लान के उपयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजना के कुशल नियोजन पर भी जोर दिया। पोर्टल पर नियमित अपडेट जरूरी है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। जन सुविधाओं, बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न कड़ियों, मंजूरियों और अन्य जमीनी स्तर की सूचनाओं को नियमित और समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता पर भी यहाँ पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस मंच पर जमीन की नवीनतम स्थिति दिखाई देनी चाहिए ताकि बाधाओं की पहले से पहचान की जा सके, अंतर एजेंसी समन्वय में सुधार हो और एक विश्वसनीय एवं वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जा सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जागरूकता फैलाने, मरीजों की देखभाल और समाज को इस अभियान से जोड़ने के लिए एनसीसी कैडेट्स और माय भारत के स्वयंसेवकों की एक टीम बनाने का सुझाव भी दिया। रुक करते अगली खबर का। 25 जून और 26 जून 1975 के दरमियानी रात को देश में लागू आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसा चुनौती लेकर आया जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। इस दौरान लोकतंत्र को अधिनायकवाद की तरह कब्जाने की कोशिश की गई, संविधान को हथियार बनाकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और संविधान बदलने की पूरी कवायद हुई। यही नहीं, नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की आज़ादी को निलंबित कर दिया गया, इमरजेंसी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान नसबंदी की भयावह घटनाएं आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। इमरजेंसी का वो भयानक दौर आज भी उन तमाम घटनाओं की याद दिलाता है। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई।
अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 जून 2015 को हुई थी। ये योजना शहरों में रहने वाले लाखों निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए पक्के घरों का सपना पूरा कर चुकी है। आखिर कैसे रहे पीएम आवास योजना शहरी के ये 11 साल, देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। आम जनमानस को ध्यान में रखकर शुरू की गई इन पहलों से करोड़ों लोगों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसी ही एक पहल है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस योजना की शुरुआत 11 साल पहले 25 जून 2015 को हुई थी। इसके तहत अब तक करोड़ों देशवासियों को उनका अपना पक्का मकान मिल चुका है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चलते अब तक करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। ये योजना महिला सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। इसके तहत बड़ी संख्या में परिवार की महिला मुखिया को पक्के घर का मालिकाना हक मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वजह से अनेक परिवारों का वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ वो परिवार उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग में आते हैं।
और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से नए घर बनाने, खरीदने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर सब्सिडी भी मिलती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार लोगों के पक्के घरों का सपना पूरा करने के लिए खुलकर आर्थिक सहायता दे रही है। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 25 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 98,61,000 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं इनमें से लगभग 96 लाख परिवारों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। करीब 10 लाख घरों का निर्माण नई तकनीक के आधार पर किया गया है। इस योजना में अब तक करीब 8,79,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने 2,09,000 करोड़ रुपए की सहायता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जिनमें से केंद्र द्वारा 1,80,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के भी करोड़ों नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सफलता के बाद सरकार ने इसका विस्तार करते हुए सितंबर 2024 में इसके दूसरे चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खेल की खबरों में फीफा विश्व कप के ग्रुप ए में खेले मैच में मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मैक्सिको अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर गया। वहीं हार के साथ चेक रिपब्लिक का सफर ग्रुप दौर में ही समाप्त हो गया। फीफा विश्व कप के ग्रुप ए में ही खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका नॉकआउट दौर में जगह बनाने में कामयाब रही। ये पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप के नॉकआउट दौर में जगह बनाने में कामयाब हुई है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। दक्षिण अफ्रीका पहुंची नॉकआउट चरण में पहली बार। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में ही खेले गए मैच में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ब्राजील ने नॉकआउट दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली और इस जीत के साथ मोरक्को ने ग्रुप सी में दूसरा स्थान हासिल कर अंतिम 32 में प्रवेश किया, जबकि हैती टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फीफा विश्व कप 2026 में स्विट्जरलैंड ने सह-मेजबान कनाडा को 2-1 से हराकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अंतिम 32 में जगह पक्की कर ली। मुकाबले में पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर रही, लेकिन गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ की शुरुआत में रूबेन वर्गास ने गोल कर स्विट्जरलैंड को बढ़त दिलाई। इसके 11 मिनट बाद जोहान बेंजामी ने दूसरा गोल दागकर टीम की स्थिति मजबूत कर दी। कनाडा ने 76वें मिनट में प्रॉमिस डेविड के गोल से अंतर कम किया, लेकिन वापसी नहीं कर सका। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड की टीम नॉकआउट चरण में पहुंच गई। वहीं हार के बावजूद कनाडा ने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास में पहली बार विश्व कप के नॉकआउट दौर में प्रवेश करने में सफलता हासिल की। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने विश्व कप में अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में टीम को जीत मिली है, जबकि पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम को हार का सामना करना पड़ा। मध्यक्रम के बल्लेबाजों की नाकामी और खराब क्षेत्र रक्षण के कारण महिला टी20 विश्व कप में भारत का अभियान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी इन कमियों को दूर करना चाहेगी। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।